shall we wait for some time, or do we have to start? But let's see for 5 minutes. Okay. So in the meantime, please tell me what all subjects. This is the first semester you are in, and which all subjects you are up to. So we have basic concept of health and epidemiology, and healthcare services. Healthcare services. So might be seeing some kind of overlap between healthcare services and the subject of healthcare changing scenarios and all. Fine. Our focus will be more on the things which we can discuss which are relevant to these times, contemporary times. Our focus would be more on that. And but yes, I think in healthcare services you might have read about the primary healthcare service, the secondary healthcare service, the tertiary healthcare service. पढ़ा होगा आपने? Yes sir. जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था. ठीक है. Yes sir. Any doubt from last class? तो हमने क्या क्या पढ़ा था? थोड़ा दिव्या को ब्रीफ कर दो, विशाखा. Hello Divya. थोड़ा ब्रीफ कर दो, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था. आपको भी रिवीजन हो जाएगा एंड दिव्या को भी आइडिया हो जाएगा that what we have studied. We studied about primary healthcare, secondary healthcare, and level of एक तो हमने definition भी पढ़ा कि primary healthcare क्या होता है, secondary healthcare क्या होता है, and then what are the things, factors, ये भी पढ़ा था. उसके बाद हमने एक बेसिक डेफिनेशन भी पढ़ी थी. कौन सी पढ़ी थी? हेल्थ की बेसिक डेफिनेशन भी पढ़ी थी हमने. हेल्थ वर्सेस क्या पढ़ा था हमने? हेल्थ वर्सेस व्हाट? हेल्थ वर्सेस हेल्थ केयर नहीं पढ़ा था हमने? यस सर. तो बताओ दिव्या को व्हाट द डिफरेंस बिटवीन हेल्थ वर्सेस हेल्थ केयर? Health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and healthcare is what are the factors which we need to acquire a complete well-being. तो उसमें आता है environmental factor, diet factor, expenditure वगैरह, and हेल्थ और हेल्थ केयर जो हमने अच्छे से डेफिनेशन समझा था. हेल्थ क्या होता है, हेल्थ केयर क्या होता है, ये बहुत अच्छे से हमने समझा था. यस सर. चलो anyhow. ओके. सो हेल्थ में क्या होता है? अब आप बताओगे खुद अपने आप से विशाखा कि हेल्थ हमें हेल्दी रहने के लिए क्या चाहिए होता है? हमें हेल्दी रहने के लिए प्रॉपर खाना पीना. we studied about कि प्रॉपर पहले तो डाइट आता है, then we have to ड्रिंकिंग वाटर आता है, then इन्वायरमेंटल फैक्टर, हम किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं. इन्वायरमेंटल बीइंग सोशल भी हो सकता है, और जो सराउंडिंग में हम लोग रहते हैं वो भी होता है. उसके बाद अब हमें प्राइमरी इम्यूनाइजेशन और प्राइमरी मेडिकेशन के लिए हेल्थ केयर सेंटर वगैरह होती है, वो भी चाहिए होता है. उसके बाद मनी एंड एक्सपेंडिचर और भी कुछ चाहिए होता है. अगर ये सब ना मिले तो फिर क्या होगा? ये सब में इम्बैलेंस हो जाए तो क्या हो सकता है? तो आदमी बीमार पड़ सकता है. यस सर. तो बीमारी से निकलने के लिए उसे क्या चाहिए? फिर हॉस्पिटल चाहिए.
हेल्थ केयर चाहिए, हेल्थ केयर में क्या क्या होता है? हेल्थ केयर हेल्थ में केयर में सर मैंने बताया था, अब कोई बीमार हो जाए, हाँ, उसे हेल्थ केयर चाहिए तो क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा वो? हॉस्पिटल जाएगा, हाँ, हॉस्पिटल में क्या होगा? हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलेगा, ठीक है। डॉक्टर डायग्नोसिस करेगा, फिर उसके बाद तो डायग्नोसिस कैसे करेगा? डायग्नोसिस के लिए हमें लैब चाहिए। हाँ, वेरी गुड। और रेडियोलॉजी उसके चाहिए, बाद लैब चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में डॉक्टर जो है ट्रीटमेंट एडवाइस करेगा, और yes, फिर sir. ट्रीटमेंट करके, तो इन सब चीजों को क्या मिला के बोलते हैं? हेल्थ केयर। So Health health care. is a broader aspect and healthcare is a subset of health. ठीक है। अब Yes. हेल्थ केयर में क्या क्या चीजें होती हैं? हॉस्पिटल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स एंड सप्लाईज होती हैं, फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा टेलीमेडिसिन होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, ये सब मिलके हमारा हेल्थ केयर बनाता है, ठीक है। नाउ we are going to talk about healthcare from a broader perspective, very broader perspective. इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम बात करेंगे, तो हम इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि हमारे पास में होंगे इन कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। जीडीपी, डिमांड, सप्लाई, हेल्थ केयर सेक्टर, राइजिंग इनकम एंड हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, इनसे रिलेटेड एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीडीपी, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। पहले मुझे बताओ जीडीपी क्या होता है? एनी आइडिया व्हाट जीडीपी इज? हाँ जी, बताइए, जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। नहीं, डेवलपमेंट नहीं, डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या मतलब है इस बात का? जीडीपी यूजुअली कंट्री का होता है, जो कि एवरेज एवरेज ये मॉनिटरी टर्म में होता है, एवरेज। ओके, ये एवरेज नहीं होता है, जीडीपी में आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर एक फैमिली में 4 लोग हैं, ठीक है, और फादर की अर्निंग है 1 लाख रुपए, मदर की अर्निंग है 50,000 रुपीज, और 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो उस घर की टोटल अर्निंग कितनी हो गई? 1,50,000। ठीक है, ठीक है। तो ये अगर मैं बोलूं एक उस घर का जीडीपी क्या हो गया? 1,50,000, ठीक है। उस घर का, वो पर्टिकुलर उस घर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, ऐसे ही अगर मैं क्या करूं, इंडिया में जितने भी घर हैं, जितनी भी फैमिलीज हैं, उनकी टोटल इनकम को कैलकुलेट कर लूं, तो वो क्या हो जाएगा? बताओ। जीडीपी। हाँ, जीडीपी ऑफ इंडिया। अगर पूरे इंडिया की करेंगे बात तो पूरा, तो एक तरह से मतलब जितना पैसा कमा रहे हैं। अब इसके अंदर कई सारे फैक्टर्स होते हैं, मैं उन फैक्टर्स में नहीं जा रहा हूँ कि भाई जैसे कुछ कुछ और भी चीजें होती है इसके अंदर, जैसे बाहर से कितना पैसा आ रहा है, वो नहीं जा रहा हूँ। थोड़ा बेसिक समझाने के लिए व्हाट जीडीपी इज, हमारे लिए इतनी अंडरस्टैंडिंग बहुत है, ठीक है। अब क्या होता है, एक घर में एक आदमी ने 1.5 लाख रुपए कमाए, ठीक है। अब अगर उस घर के अंदर कोई बीमार पड़ गया, अगर कोई बीमार पड़ जाता है, ठीक है, तो उसमें बीमार पड़ने के बाद में क्या होता है, किस चीज पे खर्चा होगा? कोई बीमार हेल्थ। पड़ गया तो हॉस्पिटल में जाएगा, हेल्थ केयर पे खर्चा होगा, दवाइयां खाएगा, टेस्ट कराएगा, है ना। तो हेल्थ केयर पे खर्चा होगा, है ना। यस सर। तो 1.5 लाख रुपए उसने कमाए पूरे महीने में, और उसमें से उसने 15,000 रुपए जो है, 15,000 रुपए अपने हेल्थ पे खर्चा कर दिया, हेल्थ केयर पे खर्चा कर दिया, मतलब ट्रीटमेंट लेने में और इसमें में, ठीक है। तो उसने अपनी सैलरी का, मतलब अपनी इनकम का कितने परसेंट खर्च कर दिया? 1.5 लाख इनकम है, 15,000 रुपए उसने खर्च कर दिया एक महीने में, तो कितना खर्च कर दिया बताइए?
बताइए कितने परसेंटेज खत्म खर्च कर दिया? 1.5 लाख टोटल इनकम है, 15,000 रुपए हेल्थ केयर पे खर्चा कर दिया, मतलब डॉक्टर को दिखाने 10%। का 10%। ठीक है, तो इसका मतलब उस घर की हेल्थ केयर स्पेंडिंग कितनी हो गई? 10%। 10% ऑफ देयर इनकम, ऑफ देयर जीडीपी। समझ में आ गई बात? 10% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की, तो इंडिया, जितनी भी इंडिया की इनकम है, ठीक है, जितने भी लोग हैं, जितने भी इंडिया की इनकम है, जितना भी इंडिया का जीडीपी है, उस जीडीपी का 4%, 4% जो है वो किस पे खर्चा करते हैं? 4.2% किस पे खर्चा करते हैं? हेल्थ केयर पे। मतलब इंडिया का जीडीपी, जीडीपी का 4% जो है, 4.2% किस पे खर्चा होता है? हेल्थ केयर पे। ठीक है, सपोज करो इंडिया का जीडीपी है 100 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 100 करोड़ रुपए है, तो इंडिया का जीडीपी अगर 100 करोड़ रुपए, तो इंडिया हेल्थ केयर में कितना खर्चा करता है? बताओ आप। 4.2% खर्चा हो रहा है, तो इंडिया का जीडीपी अगर 100 करोड़ रुपए है, तो फिर कितना खर्चा होता है? बताओ हेल्थ केयर में। कैलकुलेट करो, सिंपल कैलकुलेशन है, तो कुछ के लिए मैंने आपको इजी दिया। 100 करोड़ रुपए इंडिया का जीडीपी है सपोजिटली, और मैंने बताया 4.2% इंडिया के जीडीपी का हेल्थ केयर पे खर्चा होता है, तो टोटल टोटल कितने रुपया खर्च होगा? 42 करोड़। 42 करोड़ कैसे होगा? मैंने बोला 100 करोड़ रुपए है, उसका 4.2% है, 4.2% ऑफ द जीडीपी। सिंपल कैलकुलेशन आनी चाहिए भाई, मैंने भी बहुत ज्यादा जरूरत है। 4.2 करोड़ रुपीज हो गया, 100 करोड़ का 4% कितना होगा? 4 करोड़ रुपए। 4.2 होगा 4 करोड़, 20 लाख रुपए। तो इंडिया का अगर जीडीपी 100 करोड़ रुपए है, तो उसका 4.2%, 4.2% किस चीज में खर्चा होता है? 4.2% हेल्थ केयर में खर्चा होता है। ठीक है, हेल्थ केयर में। ठीक है, इसका मतलब इंडिया में जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनका जो भी खर्चा होता है हेल्थ केयर पे, ठीक है, वो होता है 4.2%। अब अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं, तो कितना खर्चा होता है वर्ल्ड का? 10%, 10.6%। इसका मतलब अगर पूरे वर्ल्ड का जीडीपी, जीडीपी है 100 करोड़ रुपए, तो उसमें से 10 करोड़ 60 लाख रुपए किस चीज में खर्चा होते हैं? वर्ल्ड के खर्चा होते हैं किसमें? हेल्थ केयर पे। समझ में आ गया ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम? थोड़ा आइडिया समझ में आया जीडीपी क्या चीज है? ठीक है, और वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? यस। ओके, अब मतलब कि इसमें वो सारी चीजें हैं, मतलब अगर मैं हेल्थ केयर का इंडिया की बात करूं, तो 4.2% का मतलब क्या है? इंडिया में वो सब सब मिला के, देखो, अगर सपोज करो आप बीमार होते हो, ठीक है, तो आप हॉस्पिटल जाते हो, तो उसका खर्चा कौन देगा? बताओ, उसका खर्चा कौन देगा? आप बीमार होते हो और हॉस्पिटल में भर्ती होते हो जाके, तो उसके पैसे कौन देता है? हम खुद देते हैं। ठीक है, आप खुद देते हो। एक तो हो गया आउट ऑफ पॉकेट, आप खुद देते हो, और दूसरा और कोई तरीके और कोई पैसे देता है आपके बिहाफ पे? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी देती है, वेरी गुड। तो आप खुद देते हो और अपनी इंश्योरेंस इंश्योरेंस देता है। ऐसा भी हो सकता है कोई और पैसा दे इसके अलावा? गवर्नमेंट देती है। वेरी गुड। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, तो आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। पैसे कौन देता है उसको? सरकार दे रही है। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। एयरफोन है, तो आईफोन।
यस। तो एक खर्चा कौन करता है, एक अपने अपनी पॉकेट से खर्चा करेंगे, तो वो क्या होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। एक आपका इंश्योरेंस खर्चा करेगा, तो वो क्या हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। एक सेकंड। तो आप खर्चा करते हैं अपनी पॉकेट से, दूसरा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी करती है, तीसरा आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, तो अल्टीमेटली आपको मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्री में, डॉक्टर में अपनी सैलरी ले ही रहा है, ठीक है, वहां पे जो कॉटन और दवाइयां जो आपको फ्री में मिल रही है, कोई तो खर्चा कर ही रहा है उसको। ठीक है, तो सरकार खर्चा कर रही है उसको। ठीक है, अब ये हो गया तीसरा करना कि गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये तीन तरह से ये होता है कि सरकार खर्चा कर रही है, इंश्योरेंस खर्चा कर रहा है, या फिर आप खुद अपनी पॉकेट से खर्चा कर रहे हैं। अब सरकार, अगर मैं सरकार की बात करूं, सरकार कैसे खर्चा कर रही है, सरकार क्या कर रही है आप बताओ, सरकार हेल्थ केयर पे कैसे खर्चा कर रही है बताइए। सर स्कीम्स निकालती है वो अलग अलग। देखो, सबसे पहले वो हॉस्पिटल बनाती है। एम्स दिल्ली में आप हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे फ्री में होता है ना इलाज, हाँ या ना, यस सर। है ना, पैसे लिए जाते हैं, लेकिन मैं उसका भी मॉडल बताऊंगा अभी आपको। लेकिन 2 रुपए या 1 रुपए लिए जाता है, क्या उसकी वाकई में कीमत 1 रुपए की है? नो ठीक है, सर। नहीं नहीं, एक्चुअल में वो बहुत महंगा होता है। लेकिन फिर भी तो सरकार हॉस्पिटल बनाती है, और ऐसे कई सारे हॉस्पिटल्स बनाती है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब दूसरा क्या हो गया, दूसरा उन्होंने अभी एक योजना निकाली हुई है, जिसका नाम है आयुष्मान भारत। ठीक है, आयुष्मान भारत जो है वो निकाली हुई इन्होंने योजना। अब वो उसमें उसमें क्या करते हैं, अभी हम समझेंगे, आयुष्मान भारत थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, और एक तो उन्होंने हॉस्पिटल बना दिए, दूसरा वो कई सारे प्रोग्राम्स चलाती है। जैसे प्रोग्राम्स कैसे चलाती है, जैसे क्या है कि ये देखा गया कि इंडिया में मैटरनल मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब जब मदर जो है बच्चा डिलीवर करती हैं, तो उस टाइम पे कई सारी मदर्स की डेथ हो जाती है। तो उसका रीजन देखा गया कि क्यों हो जाती है डेथ। ठीक है, तो ये समझ में आया कि इनके डेथ होने का रीजन क्या है, सबसे सबसे बड़ा भाई, एक रीजन सामने आया कि ये जो लड़कियां होती हैं, जो प्रेग्नेंट होती हैं, वो न्यूट्रिशन। हाँ, उनका उनका न्यूट्रिशन बहुत पुअर होता है। तो समझ में आया, अच्छा, इनका अनीमिया होता है उनको, हीमोग्लोबिन की कमी होती है उनको। अच्छा, तो हीमोग्लोबिन की कमी है, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, तो हम ये काम कर सकते हैं, सरकार कहती है कि हम ये काम कर सकते हैं कि जो भी महिला प्रेग्नेंट होगी, उसको 9 महीने तक हम क्या है, फ्री की आयरन टैबलेट्स देंगे, IFA, आयरन फोलिक एसिड। ठीक है, वो टैबलेट दी जाती है उनको। अब वो लेडी उसे कंज्यूम करती है, तो उसकी हेल्थ थोड़ी बेटर जाती है, अनीमिया से वो मतलब उसका अनीमिया का स्टेटस थोड़ा बेटर हो जाता है, हीमोग्लोबिन लेवल थोड़ा इंप्रूव हो जाता है। तो उससे क्या होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ जो ब्लड लॉस होता है, उस वजह से उनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा होता है, बिकॉज उनके अंदर खून की कमी नहीं होती है। अब IFA टैबलेट एक एक महिला को पूरे 9 महीने तक देनी है, कम से कम 8 महीने तो लगा ही लो, 8 भी नहीं तो कम से कम 7 महीने तो आएगी, लेंगे वो। ठीक है, लगभग 200, एक महिला जो है 200 टैबलेट्स खाएगी, एक प्रेग्नेंट वुमन 200 टैबलेट खाएगी। ठीक है, आप खुद से सोचो कि अब ये उस महिला को तो फ्री में मिल रही है, लेकिन क्या फ्री में बन रही है, सरकार को भी तो कहीं से खरीदनी ही पड़ती है ना, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से खरीदनी पड़ती है वो।
तो वो खरीद के लेती है, तो ये भी एक तरह का मेरा हेल्थ केयर की स्पेंडिंग हो गई, है ना, यस सर। है ना। अब फ्री के हमारे पोलियो वैक्सीन लगता है, ठीक है, फ्री का पोलियो वैक्सीन लगता है। आपको वैक्सीन फ्री में थोड़ी ना आती है, उसके लिए भी पैसे लगते हैं, कोई ना कोई तो पैसे देता ही है उस चीज के, ठीक है। कौन देता है? सरकार देती है। क्यों? सरकार ये चाहती है क्योंकि भाई कि लोग पोलियो से ना मरे, ठीक है, वो पैरालाइज ना हो, तो उनको फ्री की पोलियो वैक्सीन पिलाती है वो, तो उसका भी खर्चा तो देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी स्कीम्स चलाती है सरकार जिनके लिए सरकार खर्चा करती है। Just a second, please. हाँ जी, तो हर चीज ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रही है सरकार, तो उन सबका खर्चा किसको करना है? किसको करना है? सरकार को करना है। तो वो भी एक तरह से खर्चा ही हो गया ना, है ना। तो सरकार ने एक तो हॉस्पिटल्स बना दिए, दूसरा ये कई सारे प्रोग्राम्स में खर्चा कर रही है ना। तीसरा ये जो जितने भी हमारे मतलब मेडिकल कॉलेजेस चल रहे हैं एजुकेशन के लिए, उनको खर्चा कर रही है। तो ऐसे कई तरह से सरकार जो है खर्चा करती है हेल्थ केयर। थोड़ा समझ में आया सरकार किस तरह से खर्चा करती है हेल्थ केयर पे? यस सर। यस सर। दूसरा इंश्योरेंस का मैं बताऊंगा अभी। तीसरा आउट ऑफ पॉकेट, मतलब अपनी जेब से खर्चा कर दो, वो बड़ा सिंपल है, अपनी जेब खाली कर दो आप, ठीक है, दैट्स कॉल्ड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ठीक है, वेरी सिंपल है। अब देखो सरकार में मैंने बताया किस किस तरह से सरकार खर्चा करती है। अब बात आती है कि कौन कौन सी सरकार खर्चा करती है। अब मुझे आप बताइए कितनी तरह की सरकार होती है, बताइए। सर एमसीडी, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया की सरकार होती है। एक होती है हर इंडिविजुअल स्टेट्स में एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। और तीसरा होता है हमारा तीसरा होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती है, वो भी एक तरह की लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने पास से कुछ पैसा खर्च करती है हेल्थ केयर के लिए, स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, और म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स भी करती, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अच्छा ये तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया ही था शायद, लेकिन फिर भी बता यस। देता हूँ मैं। स्टेट गवर्नमेंट जैसे एम्स है, एम्स दिल्ली इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो उसका जो भी खर्चा करना है वो सरकार को करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है, ठीक है। अब सफदरजंग हॉस्पिटल है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो उसका जो भी खर्चा करना है दिल्ली सरकार को करना है। अब कई सारे जग परवेज चंद हॉस्पिटल या संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, वो एमसीडी के अंदर आते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के अंदर आते हैं, ठीक है। तो उसका उसके लिए जो भी खर्चा करना है वो करना है सरकार, वो कॉर्पोरेशन को। ये तीन तरह की सरकार होती है, और तीनों अपने अपने लेवल पे खर्चा करती हैं। कैसे खर्चा करती है वो मैंने तीन तरीके बताए, हॉस्पिटल बना दिए, ठीक है, कोई हॉस्पिटल बना दिए, कोई स्कीम चला दी है, ठीक है, उस स्कीम के तहत कुछ खर्चा करते हैं वो लोग, ठीक है। इस तरह से वो अपना जो है खर्चा करते हैं टुवर्ड्स द हेल्थ केयर। ये समझ में आ गया कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या होता है।
अब हम बात समझते हैं इंश्योरेंस की। मैंने लास्ट क्लास में बताया था इंश्योरेंस कैसे खर्चा करते हैं, ये सर थोड़ा थोड़ा बताया था। इंश्योरेंस टीपीए वगैरह सब बताया था मैंने। यस सर। इंश्योरेंस कैसे काम करता है, टीपीए कैसे काम करता है, इंश्योरेंस टीपीए का ट्रायल एंड ऑल, चलो मैंने बता दिया था तो बात ही खत्म हो गई। तो इंश्योरेंस और टीपीए वाला जो है वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। तो यस ये अलग अलग तरीके, कई सारे अलग अलग तरीके हैं जिनसे कि सरकार खर्चा करती है, मतलब कोई भी तरह का खर्चा किया जाता है। अब मैं इन तीनों तरह के खर्चों को ज्वाइन कर लूं, ठीक है, और फिर कैलकुलेट करूं कि भाई मतलब हाँ जितने भी तरीके से खर्चा हो रहा है हेल्थ केयर पे उनको कैलकुलेट कर लूं, तो उसको बोलते हैं हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसमें दोनों चीजें हो गई। हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर में कौन कौन सी चीज हो गई, एक हो गया हमारा क्या बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर, जो मैंने अपनी जेब से खर्चा करा या इंश्योरेंस के थ्रू खर्चा कराया, वो होगा प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंडिचर। एक होगा पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मतलब जो सरकार खर्चा कर रही है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। तो दोनों का खर्चा अगर मैं मिला दूं और देखूं कि पूरे इंडिया में कितना खर्चा हो रहा है, तो मेरा निकल के आएगा 4.2% ऑफ द जीडीपी। मतलब अगर 100 करोड़ रुपए मेरा जीडीपी है इंडिया का, तो इंडिया में सब मिलके सरकार और मैं मतलब इंडिविजुअल मिलके सब प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों मिला के खर्चा कर रहे हैं 4.2% ऑफ द जीडीपी। इज दिस क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, फिर हम इन टर्म्स को और बेटर तरीके से समझेंगे, ठीक है। टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर हमने बात किया। टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर मतलब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर कितना खर्चा करता है, ठीक है। There are two other kind of expenditures which is called current expenditure और capital expenditure. Current health expenditure को बता सकता है, थोड़ा आइडिया है what is current health expenditure? Okay. Any idea? कोई आइडिया है current health expenditure के बारे में? विशाखा, दिव्या? नो सर। नो आइडिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं एक हॉस्पिटल की बात करता हूँ, सिंपल तरीके से हॉस्पिटल की बात करता हूँ, फिर वही चीज को हम एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे पूरे इंडिया पे तो हो जाएगा। एक हॉस्पिटल में करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर क्या होगा, जैसे एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट हुआ, ठीक है। अब वो पेशेंट एडमिट होने के बाद में उसको समझ करो ड्रेसिंग हो रही है, तो कॉटन चाहिए, कॉटन रोल चाहिए, ठीक है, पट्टियां चाहिए, बैंडेजेस चाहिए, हाँ या ना, है ना। यस ये सारा चाहिए, दवाइयां चाहिए, है ना। वो वैक्यूम क्लीनर चाहिए जिसमें कि ब्लड सैंपल लेते हैं हम, वो सारी चीजें चाहिए मेरे को, है ना। लेकिन ये क्या हुआ, एक बार मैंने पट्टी यूज कर ली, कॉटन यूज कर ली, तो क्या मैं उसको, जस्ट 2 मिनट में प्लीज।
हाँ जी, am I audible now? Yes, sir. Yes. तो अब बात ये है कि हमने बात किया करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, तो वो दवाई जो है, दवाई तो खा ली पेशेंट ने, कंज्यूम हो गई, खत्म हो गई, है ना। जो पट्टी पट्टी है वो तो लगा दी, खत्म हो गई, कंज्यूम हो गया, खत्म, खराब हो गई वो। क्या मैं उसी पट्टी को दूसरे पेशेंट पे लगा सकता हूँ? No, sir. नहीं लगा सकता। तो दिस इज कॉल्ड करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर। करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर जो कि कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने क्या करा, एक नई मशीन खरीदी, और पेट स्कैन की मशीन खरीद ली, मैंने एक नई मशीन खरीदी, सीटी स्कैन की मशीन खरीद ली, मैंने एक एमआरआई की मशीन खरीद ली एक नई, ठीक है। तो वो कहता है कि मैंने कुछ नया कुछ खरीद लिया है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा कि मेरा हॉस्पिटल 100 बेड है, मैंने उसको 200 बेडेड कर दिया, 100 बेड्स एक्स्ट्रा क्रिएट कर दिए, है ना। तो वो उस चीज में खर्चा होगा, वो तो एक बार बन गए तो बन गए वो, है ना। तो वो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, जो कि मेरा 100 बेड से मेरे 200 बेड्स बन गए। या फिर मैंने एक नई सीटी स्कैन की मशीन खरीद ली, नई पेट स्कैन की मशीन खरीद ली, ये सारी मशीन्स वगैरह हमने खरीद ली। तो ये क्या हो गया मेरा कैपिटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। और पहले वाला क्या हो गया मेरा, जो भी कंज्यूम हो गया और खत्म हो गया है, व्हाट इज दैट कॉल्ड, इज कॉल्ड करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर। डिफरेंस समझ में आ गया, करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर और कैपिटल हेल्थ एक्सपेंडिचर? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. अच्छा, अब ये है कि आप नंबर्स देखिए, नंबर्स, कैन यू सी द नंबर्स? अप्रोक्सीमेटली 4,53,000 करोड़ रुपए का इंडिया में टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है। 4,53,000 करोड़ रुपए, मतलब इसमें जो जो अपनी जेब से खर्चा करते हैं, जो सरकार खर्चा करती है, जो इंश्योरेंस खर्चा करती है, सब मिला के कितना खर्चा होता है, 4,53,000 करोड़ रुपए, ठीक है। उसमें से मेरा 4,20,000 करोड़ तो करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर में हो रहा है। मतलब पेशेंट आए, ट्रीटमेंट लिया और घर चलेगा, पेशेंट आए, ट्रीटमेंट लिया, घर चलेगा, पेशेंट आए, ट्रीटमेंट लिया, घर चलेगा, या सरकार ने वो आईएफए टैबलेट्स के लिए या फ्री की वैक्सीन देने के लिए, ठीक है, वो हो गया मेरा करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर। करंट, तो मेरा 93% जो भी मेरा जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो सारा मेरा करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर में जा रहा है, ठीक है। जबकि सिर्फ 5 से 7%, लगभग 32,000 करोड़ रुपए जो है, वो मेरे किस में जा रहे हैं, कैपिटल हेल्थ एक्सपेंडिचर में। मतलब अब मैं इंडिया के लेवल की बात करूं तो नए हॉस्पिटल्स बनाने में जा रहे हैं, नई मशीनरीज बनाने में जा रही हैं, वो सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए है। और करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर जो डेली आके कंज्यूम हो रहा है, वो हो रहा है मेरा 4,20,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल हेल्थ, ये समझ में आ गया दोनों ऑप्शन से? इससे कोई डाउट तो नहीं है आपको? No, sir. ठीक है, ओके। जो भी मेरा टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर है, मैंने बताया आउट ऑफ पॉकेट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, और जो सरकार हो गया, ठीक है, तो मतलब प्राइवेट और पब्लिक हो गया। तो प्राइवेट हेल्थ एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, 77%, और पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर कंपैरेटिवली बहुत कम है, 23%। ये पुराना डेटा है, ठीक है। लेकिन इसी चीज को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि मैं प्राइवेट हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है मेरा कम हो, जितना प्राइवेट लोग अपना खर्चा कर रहे हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो, ठीक है, लगभग 70 से 80% जो है पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है, ठीक है, तो सॉरी प्राइवेट है। तो प्राइवेट को कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सरकार को एक तरकीब समझ में आई कि भाई हम एक काम करते हैं, हम आयुष्मान भारत जैसी योजना लेकर के आते हैं। आयुष्मान भारत जैसी योजना, अब आयुष्मान भारत योजना जो है वो हम समझते हैं थोड़ा सा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आयुष्मान भारत, आपको थोड़ा आइडिया है क्या चीज है ये आयुष्मान भारत?
Any idea about Ayushman Bharat? Am I audible? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर इसमें 2 आई थिंक आते हैं, एक तो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और Very good. एक और कुछ आता है प्रधानमंत्री करके, वो मुझे आइडिया नहीं है, याद नहीं। दो चीजें होती है, वेरी गुड। इसमें एक होता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और एक होता है हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, HWC, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। ठीक है, तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में क्या कहते हैं कि भाई हम जो है किसी को मतलब बीमारी होने से रोकने के लिए, ठीक है, हम कुछ काम करेंगे, जैसे योगा कराएंगे या फिर छोटी मोटी बीमारियां अगर हो जाती है तो उसको बढ़ने से पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर प्राइमरी हेल्थ केयर दे देंगे। ठीक है, ताकि क्या है उन्हें हॉस्पिटल्स की तरफ ना जाना पड़े। अब ये तो हो गया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। दूसरा हो गया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें क्या है कि चलो बीमारी हो गई, अब पेशेंट का जो हॉस्पिटल में एडमिट होगा, जो उसका खर्चा होगा, वो खर्चा सरकार कह रही है कि हम उसका अरेंजमेंट करते हैं। सरकार कह रही है कि वो पेशेंट को ना देना पड़े, कोई और खर्चा करे। तो उन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चालू कर दी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में क्या है, दो तरह का मतलब चीजें होती है, सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विस और टर्शियरी हेल्थ केयर। सरकार ने एक लिस्ट निकाली 11 करोड़ फैमिलीज की, लगभग 11 करोड़ फैमिलीज। उन 11 करोड़ फैमिलीज में ऑन एन एवरेज हर फैमिली में 4 से 5 लोग, मतलब 50-55 करोड़ लोग हो गए थे। उन्होंने उस फैमिली को, हर एक फैमिली को कहा कि आपको क्या है, आपका इंश्योरेंस सरकार कराएगी, हेल्थ केयर इंश्योरेंस कराएगी, सरकार कराएगी। हर फैमिली का 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कराएगी सरकार। अब 5 लाख रुपए तक का जो इंश्योरेंस कराएगी सरकार, तो कोई इंश्योरेंस कंपनी होनी चाहिए। तो हाँ, एक कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी होगी, वो इंश्योरेंस करेगी इन 11 करोड़ फैमिलीज का। अब 11 करोड़ फैमिलीज हैं, तो अब इंश्योरेंस जब होता है तो आपको पता होगा एक प्रीमियम हम पे करते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बिटवीन द पेशेंट एंड द इंश्योरेंस कंपनी कि भैया इन केस अगर मैं बीमार पड़ता हूं तो आप जो है खर्चा जो है, ये मतलब जैसे कुछ भी लिमिट होती है, 5 लाख तक का सम इंश्योर्ड है तो 5 लाख तक का खर्चा आप करेंगे, उसके बाद जो भी ऊपर होगा वो मैं करूंगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी अब इंश्योरेंस करने के लिए प्रीमियम देना पड़ेगा। और ये 11 करोड़ फैमिली जो है बीपीएल टाइप्स फैमिली है, ये बहुत ही गरीब किस्म की फैमिलीज है ये। ठीक है, जिनके पास में खाने की भी दिक्कत है। तो सरकार ने ये बोला कि भाई वो प्रीमियम तो पे कर ही नहीं पाएंगे, अब प्रीमियम कैसे पे करेंगे। तो सरकार ने बोला कि भाई इन लोगों का प्रीमियम मैं पे करूंगी। मैं मतलब गवर्नमेंट पे करेगी। तो उसने बोला कि अब प्रीमियम बताओ, एक फैमिली का प्रीमियम कितना होता है। आपने को हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है आप लोगों ने? हाँ जी, नो सर। अच्छा, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और आपके पास नहीं है सर। तो हेल्थ इंश्योरेंस तो लेना चाहिए ना। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो होता है, प्रीमियम जो पे करते हैं वो लगभग 10,000 रुपए होता है, 10-12,000 रुपए, 15,000, अब तो और भी बढ़ गया, 20-25,000 तक पहुंच गया। तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपसे 10-15,000 रुपए लेगी और आपको ये एश्योरेंस दे देगी कि अगर आपका 5 लाख तक का खर्चा होगा तो वो कौन बियर करेगी? इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, अब क्या हुआ, सरकार ने बोला इन गरीब फैमिलीज का भी इंश्योरेंस कर दो। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले को बुलाया गया कि भी आप बताओ कौन करेगा। अब वो सोच रहे हैं 11 करोड़ फैमिलीज हैं, तो इतनी सारे मुझे एक साथ इंश्योरेंस करने को मिलेंगे,
तो सरकार ने कोई इंश्योरेंस कंपनी बोला कि हाँ मैं करूंगी, तो फिर उन्होंने बोला कि कितना प्रीमियम लोगे, तो वैसे तो वो प्रीमियम हमसे जो इंडिविजुअली ले रहे थे 10,000, 11,000, 12,000, उनसे उन्होंने कहा दिया कि अगर तुम इतने सारे 11 करोड़ इंश्योरेंस कराओगे, 11 करोड़ इंश्योरेंस कराओगे, तो उसके लिए हम आपको पर पर्सन जो है मतलब 1,200 रुपए में 11 करोड़ फैमिलीज का पर फैमिली जो है 1,200 रुपए लेंगे। और उन्होंने कहा 1,200 रुपए लेंगे और हम इन सब का इंश्योरेंस कर देंगे, ठीक है। एंड देन दोनों का इंश्योरेंस का प्रीमियम कौन दे रहा है? 1200 पर फैमिली और 11 करोड़ फैमिली है, तो कितना हो गया? बताओ। 11 करोड़ फैमिलीज का पर फैमिली जो है 1,200 रुपए। बहुत ज्यादा। बताओ, कैलकुलेट करके बताओ। 11 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 1,200, 132 1 खरब 32 खरब। तो इट इज समवेयर अराउंड 13,200 करोड़ रुपए, ठीक है। ये 13,200 करोड़ रुपए कौन देगा इंश्योरेंस कंपनी को? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट देगी। और गवर्नमेंट ने फिर क्या करा? इन सब का इंश्योरेंस खरीद लिया, प्रीमियम अपने पास ले लिया। अब अगर पेशेंट बीमार होता है और वो हॉस्पिटलाइज होता है, तो उसका खर्चा कौन उठाएगा? इंश्योरेंस वाला। इंश्योरेंस कंपनी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अच्छा, अब हम इंडिविजुअल फैमिली की बात करते हैं। उन्होंने 1,200 रुपए लेकर पूरी फैमिली का इंश्योरेंस कर दिया 5 लाख रुपए तक का, पूरी फैमिली का। 5 लाख रुपए मतलब कितना हो गया? सॉरी सर, अगेन। उन्होंने पूरी फैमिली का इंश्योरेंस कर दिया 5 लाख रुपए तक का, ठीक है। 1,200 रुपए लेकर एक फैमिली का इंश्योरेंस कर दिया 5 लाख, ठीक है। अब 5 लाख रुपए उन्होंने जो है दिए, क्या बोलते हैं, उन्होंने 5 लाख रुपए, अगर उनकी फैमिली में कोई भी बीमार पड़ता है, तो जितना भी सबका, जैसे सपोज करो एक फैमिली में 5 लोग हैं, ठीक है। तो पहले पर्सन ए बीमार होता है, ABCDE। तो पहले पर्सन ए बीमार होता है और उसका खर्चा आता है, मतलब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का उनका कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब इस टाइम पीरियड में 5 लाख रुपए का खर्चा जो है इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो पर्सन ए बीमार होता है जनवरी 2023 में, ठीक है। तो उसका खर्चा आता है सपोज करो 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी देगी। फिर पर्सन बी बीमार होता है मई 2023 में, ठीक है, मई 2023 में बीमार होता है और उसका खर्चा होता है 2 लाख रुपए। तो क्या होगा, कौन देगा? तो 1.5 + 2 3.5 लाख रुपए, तो कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी देगी, ठीक है। अब क्या होता है, फिर होता है पर्सन सी बीमार, पर्सन सी बीमार होता है, ठीक है। उसका भी खर्चा 2 लाख होता है, 2 लाख रुपए होता है, अगस्त 2023 में बीमार होता है, ठीक है। तो पहले पर्सन ए का कितना था? 1.5 लाख, फिर कितना? 2 लाख, फिर उसके बाद में कितना आया? 2 लाख। तो टोटल कितना हो गया ये? 5.5। 5.5। तो 5 लाख, मतलब जब पर्सन सी बीमार हुआ तो ऑलरेडी 3.5 लाख रुपए तो पे कर चुका था, ठीक है। बचे 1.5 लाख रुपए। तो अब पर्सन सी का 2 लाख रुपए का खर्चा आया, तो 1.5 लाख तो देगी इंश्योरेंस कंपनी और बाकी 50,000 कौन देगा? वो पेशेंट खुद देगा। समझ आ गई बात? यस सर। ठीक है। और ऐसे टोटल 5 लोग हैं, अगर इनमें से कोई भी बीमार पड़ता है, कोई भी टोटल खर्चा जो है उस फैमिली का 5 लाख तक का कौन देगा? सरकार, वो इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। अब क्या हुआ, सरकार को लगा कि यार ऐसा तो नहीं
ऐसा तो नहीं कि भाई मतलब जो हॉस्पिटल वाले हैं वो ऐसा तो नहीं कर लग जाएंगे कहीं कि भाई मतलब कि भाई एक क्या बोलते हैं, एक नॉर्मल डिलीवरी के जिसके की 5,000 रुपए लगते हैं या 2,000 रुपए लगते हैं, वो उसके 15,000 रुपए चार्ज करने लग जाए। ठीक है। या किसी सी सेक्शन में जिसके कि 10,000 रुपए 12,000 रुपए मैक्सिमम लगते हैं। ठीक है। 10-12 हजार रुपए 14,000 रुपए लगते हैं, वो उसके 1 लाख रुपए ले ले, है ना। ऐसे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा इन सबका इंश्योरेंस। हाँ या ना, यस सर। है ना। तो उन्होंने फिर क्या करा, सरकार ने ये बोला कि भाई ऐसा है, हम ना एक लिस्ट बना रहे हैं, उन्होंने सरकार ने एक पूरी लिस्ट बना दी। ठीक है। कि भाई अगर कोई भी हॉस्पिटल आयुष्मान भारत से पैनल्ड है और वो अगर इन लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स में से कोई प्रोसीजर कराता है, तो उसको जो हमने लिस्ट में पैसे दिए हुए हैं इससे ज्यादा वो चार्ज नहीं कर सकता। जैसे फॉर एन एग्जांपल उन्होंने बोल दिया सी सेक्शन जो है वो 9,000 रुपए ज्यादा का नहीं हो सकता। ठीक है। अगर कोई हार्ट सर्जरी है तो मतलब 40,000 50,000 रुपए ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने हर एक ट्रीटमेंट का बता दिया कि मैक्सिमम उनको इतने ही पैसे मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स और उनका ट्रीटमेंट का प्राइस जो है दोनों लिख दिया। ठीक है। अब जो भी हॉस्पिटल में वो गरीब आदमी ट्रीटमेंट लेने के लिए जाता है, ठीक है, उसका जो बिल बनेगा उस लिस्ट के थ्रू ही बनेगा, और वो लिस्ट के हिसाब से वो आयुष्मान भारत की इंश्योरेंस कंपनी में वो बिल भेजेंगे, और वो बिल को वो इंश्योरेंस कंपनी वाले हॉस्पिटल को क्लियर करके। समझ में आ गई बात की नहीं आई? यस सर। अच्छे से समझ में आ गया? आयुष्मान भारत समझ में आ गया? यस सर। आयुष्मान भारत समझ में आ गया। इसके बाद में क्या समझ में आना था आपको, और कैसे कैसे काम करता है सारा समझ में आ गया? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में यही होता है, ये सारे ट्रीटमेंट का अगर बीमार पड़ जाता है तो उसके बाद में हॉस्पिटल में आके ट्रीटमेंट का खर्चा कौन देगा, वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। उसका इंश्योरेंस कौन कराएगा? सरकार कराएगी, वो इंश्योरेंस के पैसे देगी। ठीक है। तो दिस इज हाउ द होल आयुष्मान भारत फंक्शंस। कोई डाउट है अब तक? एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। ठीक है। सो आई थिंक इसके बाद में हम कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स टेक 5 to 10 मिनट्स ब्रेक। हम 3:10 पे मिलते हैं, देन विल कंटिन्यू विद आवर आफ्टर 3:10। ओके ओके सर। ओके।
Okay, am I audible? Shall we proceed? Yes, sir. Okay, तो अब तक हमने क्या क्या समझ लिया? हमने स्पेंडिंग मैकेनिज्म समझ लिए, हमने समझ लिया क्या क्या समझ लिया हमने? GDP, हाँ जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, करंट एक्सपेंडिचर और आयुष्मान भारत जन धन योजना, हाँ जी, जन धन योजना नहीं, वो अलग चीज है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना है कि हर आदमी का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो उससे रिलेटेड है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जन धन योजना क्या है? कि हर आदमी का अकाउंट होना चाहिए। जन आरोग्य योजना क्या है? कि इंश्योरेंस करा के देंगे हम हर एक फैमिली का, 5 लाख तक का इंश्योरेंस करा के देंगे, वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको दिख रहा है, ये कुछ डेटा दिख रहा है आपको? यस सर। क्या लिखा हुआ है? कार्डियक, ऑन्कोलॉजी, डायबिटीज। हाँ, ऊपर क्या नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड केसेस मिलियन ब्रैकेट में अच्छा, और दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। कौन कौन से दो मैट्रिक्स? एक है 2005 का है, और दूसरा 2013 का, 2008 का, 13 का और 18 का। ये पुराना डेटा है, ठीक है, लेकिन मैं उससे आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो कौन कौन से 3 तरह के नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड केसेस मतलब क्या है? जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। सॉरी, इसको थोड़ा जूम कर सकते हैं क्या? अच्छा ठीक है। Can you read it now? Yes, sir. Yes, sir. है ना? हाँ, तो कार्डियक, ऑन्कोलॉजी एंड डायबिटीज, ठीक है। तो नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड केसेस, ठीक है। तो अब मुझे कॉमन सेंस से ये बताओ कि कौन सा हॉस्पिटल अगर आपको खोलना है, कार्डियक हॉस्पिटल खोलना है, डायबिटीज का हॉस्पिटल खोलना है या ऑन्कोलॉजी का, कौन सा हॉस्पिटल खोलोगे लुकिंग एट द नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड केसेस? बताओ। कार्डियक। कार्डियक, क्यों? The number of cases in cardiac, there are more. अच्छा, दैट With आर मोर, ठीक है। अच्छा, और डायबिटीज के कितने? with डायबिटीज के years, कितने? it is growing. Case in cardiac is growing. ओके, और डायबिटिक के, डायबिटीज के, डायबिटीज का नहीं खोलोगे आप? मतलब अगर आपको एक ही हॉस्पिटल खोलना है, कार्डियक, ऑन्कोलॉजी या डायबिटीज, तो कौन सा खोलोगे आप तीनों में से? सर कार्डियक। ज्यादा कार्डियक, कार्डियक का, ठीक है। डायबिटीज, देखो, बट इन हॉस्पिटल ये हॉस्पिटलाइज्ड केसेस में तो कार्डियक के। ओके, चलो अब मेरी बात समझो, ठीक है। मैं अगर हॉस्पिटल खोलना चाहूंगा तो मैं कार्डियक का नहीं, मैं ऑन्कोलॉजी का हॉस्पिटल खोलना चाहूंगा। अब समझो क्यों। एक कार्डियक पेशेंट जो है, ठीक है, कार्डियक पेशेंट हॉस्पिटल में आया और आके ट्रीटमेंट करा के चला गया, मैक्सिमम उसका क्या होगा, हार्ट सर्जरी हो जाएगी, सीएबीजी हो जाएगा, जिसका खर्चा कितना होगा, मैक्सिमम मान लेते हैं हम 5 लाख 10 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा उसका। और एक बार उसने ट्रीटमेंट कराया और वापस चला गया। अब क्या, रेगुलरली बस वो ओपीडी बेसिस पे आएगा, रेगुलरली अपने ट्रीटमेंट डॉक्टर को दिखाएगा और चला जाएगा, डॉक्टर को दिखाएगा और चला जाएगा, ठीक है। तो एक पेशेंट एक बार एडमिट हो गया, 4-5 लाख रुपए देके चला जाएगा, बस इससे ज्यादा। उसके बाद रेगुलरली ओपीडी में आएगा। ओपीडी में कितनी कमाई होगी एक पेशेंट से डॉक्टर की या हॉस्पिटल की? बस वो कंसल्टेशन या फिर 2-4 टेस्ट अगर वो बोल दे तो उसका होगा, बस ज्यादा तो नहीं होगा। चलो, अब डायबिटीज का हॉस्पिटल खोल के फायदा क्या है? ठीक है, कोई पेशेंट एडमिट तो होगा ही नहीं, कंसल्टेशन लेगा और चला जाएगा, कंसल्टेशन लेगा और चला जाएगा,
और रेगुलरली कुछ टेस्ट कराएगा बस। तो रेवेन्यू जनरेशन जब पैसे कमाने की बात आएगी तो बहुत कम है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ऑन्कोलॉजी का। कोई पेशेंट को अगर कैंसर डायग्नोज हो गया तो कैंसर डायग्नोसिस के बाद में उसको क्या किया जाएगा? मतलब सबसे पहले देखो, कोई भी पेशेंट को जब कैंसर डायग्नोज होता है तो पहले उसके सारे टेस्ट वगैरह होते हैं। उसके बाद में सबसे पहले अगर कोई कंट्रोलेबल केस, क्यूरेबल केस है तो सबसे पहले यूजुअली सर्जरी होती है। एक बार सर्जरी होगी, ठीक है, और उसके बाद एज अ प्रोटोकॉल 6 कम से कम कीमोथेरेपी होती है, 6 साइकिल। तो पहले वो 10 दिन के लिए एडमिट होगा सर्जरी के लिए। उसके बाद में वो 20 दिन बाद में, हर 20वें दिन 21वें दिन फिर उसे आना पड़ता है, क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी के लिए। हर 20वें दिन 21वें दिन, तो हर 21वें दिन वो कीमोथेरेपी के लिए आएगा, है ना। 6 साइकिल्स करानी है उसको। हर बार हॉस्पिटल में एडमिट होगा, फिर उसकी कीमोथेरेपी होगी, फिर वो डिस्चार्ज होकर जाएगा, फिर आएगा, फिर कीमोथेरेपी होगी, फिर डिस्चार्ज होगा। हर बार वो क्या कर रहा है, बेड के चार्जेस दे रहा है, नर्सिंग के चार्जेस दे रहा है, ठीक है, अपने फूड के चार्जेस दे रहा है, जो टेस्ट करा रहे हैं उसके चार्जेस दे रहा है, दवाइयों के चार्जेस दे रहा है। हर बार वो हॉस्पिटल में एडमिट होगा और हर बार ऐसे होगा, ठीक है। अब क्या है, कम से कम 1 + 6 7 बार तो वो हॉस्पिटल में एडमिट होगा ही होगा। और 1-2 बार, क्योंकि कीमोथेरेपी ड्रग्स आर वेरी टॉक्सिक इन नेचर, तो कई बार उसे बीच में सपोर्टिव केयर की जरूरत पड़ती है। तो वे मान के चले कि 2 से 3 बार उनको बीच में सपोर्टिव केयर की जरूरत पड़ती है, 2 बार भी मान लेते हैं। ऑन एन एवरेज एक पेशेंट की, कम से कम की बात कर रहा हूँ, ऑन एन एवरेज एक पेशेंट कम से कम नहीं तो हॉस्पिटल में 10 बार एडमिट होगा, और हमें 10 बार एडमिट करके ट्रीटमेंट उसे सारा ही देना है ना। तो नंबर ऑफ ऑन्कोलॉजी केसेस कितने बताए हुए, हॉस्पिटलाइज्ड केसेस? बताओ। 4.2 मिलियन। तो क्या ये वाकई में 4.2 मिलियन है केसेस में? क्योंकि देखो, एक पेशेंट नहीं है, एक पेशेंट 10 पेशेंट्स के बराबर है, नॉर्मल पेशेंट्स के बराबर है। क्यों? क्योंकि एक पेशेंट तो एक बार एडमिट होगा, ऑन्कोलॉजी वाला पेशेंट 10 बार एडमिट होगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा नहीं होगा एकदम से। Is this clear with you or not? So मैं कौन सा हॉस्पिटल खोलना चाहूंगा? समझ में आ रहा है आपको लॉजिक कि भाई क्यों हमें खोलना चाहिए ऑन्कोलॉजी का हॉस्पिटल? या मतलब हाउ डेटा शुड बी इंटरप्रेटेड, डेटा को कैसे इंटरप्रेट करना है, ये समझ में आ रहा है आपको? देखो, मैनेजमेंट के लिए, आप अगर मैनेजमेंट समझना चाहते हैं तो मैनेजमेंट के लिए आपका मैथ्स जो है, जनरल मैथ्स वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जनरल मैथ्स की जनरल परसेंटेज का परसेंटेज कितना हो गया, उसका परसेंटेज कितना हो गया, ये 1 साल में कितना होगा, 2 साल में कितना होगा, ऐसे करके कैलकुलेशंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग। और ये जनरल मैथ्स है, ये जो हम 8th क्लास और 10th क्लास तक मैथ्स सीखते हैं वो वाली मैथ्स है, बहुत हाई फाई वाली मैथ्स नहीं है, छोटे लेवल की मैथ्स है। और ये अगर आपकी मेंटल कैलकुलेशंस अच्छी नहीं है तो मैनेजमेंट में इसका एक डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट दिखता है। समझ आ रही है आपको बात? सो ये आपको कैलकुलेशंस कैसे करनी है, कैसे इंप्रूव करनी है, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। Shall we proceed? Okay. Yes. Now the second matrix आप देखो, ठीक है, मार्केट साइज ऑफ इनपेशेंट अपॉन आउटपेशेंट, ठीक है। तो इसका कुछ बता सकते हो, इसका इंटरप्रिटेशन विशाखा बता सकते हो आप? इन पेशेंट जो एडमिटेड होते हैं और आउट पेशेंट जो ओपीडी बेसिस होते हैं। हाँ, तो 2008 में क्या था? 2008 में ओपीडी पेशेंट्स 47% है और एडमिटेड केसेस 53% है। ठीक है। एंड ग्रेजुअली 2000 एडमिटेड केस ज्यादा है ओपीडी केसेस से। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों हुआ? 2015 में 19% है ओपीडी
81। ऐसा क्यों हुआ होगा? कॉमन सेंस लगा के बताओ मेरे को कि 2018 से 15 के बीच में काफी रैपिड इंक्रीज देखा गया, मतलब पिछले 10 सालों में काफी रैपिड इंक्रीज देखा गया। क्यों, ऐसा क्यों? हेल्थ, आवाज नहीं आ रही आपकी, प्लीज बताइए। हेलो, हेलो, हाँ जी बताइए। एम आई ऑडिबल? यस यस प्लीज बताइए। बताइए बताइए, विशाखा या दिव्या कोई भी बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वो सब इंक्रीज हो रहे हैं। आप जैसे हमने पिछले चार्ट में ये देखा। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका इंटरनेट का बड़ा connection है। दिव्या, कैन यू प्लीज से कैन यू प्लीज इंटरप्रेट कि क्यों ऐसा हो रहा है? सर आई हैव नो आइडिया। अच्छा, देखो समझो, मैं कॉमन सेंस से पूछता हूँ आपको, ठीक है? मेरी इनकम है 5,000 रुपए, ठीक है? तो मैं क्या कार खरीदूंगा? 5,000 रुपए मेरी इनकम है, बताओ, खरीदूंगा? नो सर। क्यों? क्योंकि भाई मेरी इनकम ही कम है। पहले मैं अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी करूंगा, उसके बाद ही मैं कार खरीदने की सोचूंगा मैं, है ना? जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ी, ठीक है, मैं 5,000 रुपए में ना पिज्जा खाता था ना बर्गर खाता था, मैं सिंपल दाल रोटी जो चावल मिल रहा है वो खा लिया, खुश रह गया। जैसे जैसे मेरी ग्रेजुअली इनकम बढ़ी, मेरी इनकम 5,000 से 25,000 रुपए हो गई, ठीक है? तो अब क्या मैं पिज्जा और बर्गर खाऊंगा? बताओ आप। 5,000 से बढ़कर 25,000 हो गई है, बताओ, वुड आई थिंक ऑफ ईटिंग पिज्जा एंड बर्गर? हाँ या ना? यस सर। खाऊंगा, लेकिन महीने में, 2 महीने में एक बार, ठीक है? ओके, अब मेरी इनकम जो है 25,000 से बढ़कर 25,000 से बढ़कर 1,25,000 हो गई है। तो अब मैं पिज्जा बर्गर खाऊंगा? हाँ खाऊंगा, और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, ठीक है? अब 1,25,000 से बढ़ के 2.5 लाख रुपए हो गई है, ठीक है? अब खाऊंगा? हाँ, अब तो मुझे ज्यादा, मैं फर्क सोचूंगा भी नहीं इस बारे में कि भैया ये क्या है, कोई बात, छोटी मोटी सी बातें हैं तो कोई बात। सो जैसे जैसे मेरी इनकम इंक्रीज होगी, वैसे वैसे मेरी डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीज होगी, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज होगी। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि जब मैं 5,000 रुपए कमाता था, तो मैं सोचता था कि मैं अपना हेयर कट कोई जो नाई जो होते हैं जो पेड़ के नीचे बैठे हैं उनसे ले लूंगा हेयर कट। फिर जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ी, फिर मैं छोटे छोटे, पहले छोटे से सैलून में जाने लगा, फिर बड़े बड़े, जैसे मेरी 2.5 लाख की इनकम पहुंची तो मैं बहुत बड़े हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाने लगा, और वहां पे एक कट के 10,000 रुपए लेता था मैं, एक हेयर कट के, है ना? तो जैसे जैसे मेरी इनकम इंक्रीज होगी, वैसे वैसे मेरी डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज भी इंक्रीज होगी, ठीक है? ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम 2008 टू 2015, लोगों के पास जो पैसा था वो काफी इंक्रीज हुआ है, ठीक है? पहली बात, पैसा काफी इंक्रीज हुआ है, ठीक है? लोगों के पास में इनकम्स, लोगों की इनकम्स इंक्रीज हुई है, तो इसलिए उनकी स्पेंडिंग भी इंक्रीज हो गई। पहले कोई आदमी बीमार पड़ रहा था तो उन्हें पैसे ही 5,000 रुपए दे, अब तो सारे घर का खर्चा चला लो, या फिर भैया उस एक पेशेंट को मरने के लिए छोड़ दो। तो वो सोचते थे कि 5 लोगों को क्या भूखा मारना है, अब एक मर रहा है, तो वो ये सोचते थे। पर अब जब 2.5 लाख रुपए इनकम है, तो क्या वो ये बात सोचेगा? वो सोचेगा नहीं नहीं, कोई भाई मुझको इस पेशेंट की जान बचानी है, चाहे कितने पैसा खर्च हो जाए, हाँ या ना?
Yes. तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम, जो इनकम है वो इंक्रीज हुई है ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, पहली चीज। दूसरी चीज, पहले लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, अवेयरनेस कि भाई मतलब कि पैसा खर्च करना क्यों, अवेयरनेस की भाई बीमारी के बारे में, बीमारी क्या है, कैसे है, क्यों है, कब है, कहाँ है, ये सब बीमारियों की जो है वो अवेयरनेस नहीं थी। अब लोगों को अवेयरनेस हो गई है इस बारे में, ठीक है। जैसे जैसे अवेयरनेस इंक्रीज हुई है तो लोगों ने हेल्थ केयर सर्विसेज भी कंज्यूम करने के सोचे कि नहीं नहीं, पेशेंट की हेल्थ के लिए ये करना है, वो करना है। पहले एक बात बताओ, पहले प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नाम सुना आपने? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप Yes, sir. क्या होता है इसमें? स्क्रीनिंग होता है सर। हाँ, क्या 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 चीज चेक होती है इसमें? ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, बेसिक हाँ जी, हाँ जी। ब्लड टेस्ट होती है इसमें। बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं, बेसिक चीजें, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक हो जाता है, ठीक है, बेसिक बेसिक। होती है। क्या मुझे एक बात बताओ, क्या किसी आदमी को कोई बीमारी है जो टेस्ट करा रहा है? नहीं, पेशेंट आजकल लोग कॉन्शियस हो गए हैं। हाँ, कॉन्शियस हो गए हैं। तो पहले हमने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के नाम की कोई चीज ही नहीं सुनी थी, लेकिन अब हम रेगुलरली प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते रहते हैं, ठीक है ना। और उसके लिए पैसे भी लेते रहते हैं कि भाई कल को कोई बीमारी हो। तो इससे क्या हुआ, लोगों की अवेयरनेस इंक्रीज हुई है, इसीलिए हर हॉस्पिटल में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नाम से एक अलग सा एक रूम बन गया है, जहां पे पेशेंट आता है अपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा के और वापस आ, ठीक है ना। एक बार जनरल फिजिशियन बैठा रहता है जो इन सब चीजों को देखता है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ठीक है। इसको तो पीएचसी बोलते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। सो ये किस लिए हुआ है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग अवेयरनेस, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग अवेयरनेस। अब आपने एक बात देखी कि जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता गया, पहले पेशेंट कम एडमिटेड हो रहे थे हॉस्पिटल में, ठीक है। उसका एक और भी रीजन था कि पहले इतने नंबर ऑफ बेड्स ही नहीं थे, ठीक है। और एनी हाउ अब बेड्स भी इंक्रीज हो गए हैं, तो जब बेड्स भी इंक्रीज हो गए हैं तो पेशेंट एडमिट भी हो रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोपोर्शन भी इंक्रीज हो गया। तो देखो अब एक नई रिसेंटली एक नई चीज निकल के आई है कि अब एक ऐसा केयर भी आ गया है जिसे होम बेस्ड केयर बोलते हैं, कि आपको घर रहने की जरूरत, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट रहने की जरूरत नहीं है, आपको वो सारा ट्रीटमेंट हम जो है घर पे प्रोवाइड करा देंगे। ये सुना है आपने होम हेल्थ केयर के बारे में? यस सर। ठीक है, जो टर्मिनली इल पेशेंट्स होते हैं उनको होम हेल्थ केयर दिया जाता है और वो घर पे ही ट्रीटमेंट किया जाता है, उनका सारा का सारा जो भी है, जो भी टर्मिनली आपको ट्रीटमेंट कराना किया जाना चाहिए वो किया जाता है, ठीक है। ये एक आगे की बात आ गई है। तो दैट्स हाउ अगेन द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा सोचा जाता है कि कैसे कैसे चीजों को हमें आइडेंटिफाई करना है, ओके। ओके, ये बड़ा शोर आ रहा है किसके पीछे से? काइंडली म्यूट योरसेल्फ। ओके, अब क्या है, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज की गई है CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। CAGR की प्रॉब्लम होती है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अब सपोज करो कि मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, पहले आपने एक हॉस्पिटल खोला और जिसका की पहले साल की जो इनकम है, इनकम या प्रॉफिट है पहले साल के ईयर 1 का प्रॉफिट जो है, वो प्रॉफिट है आपका 2 करोड़ रुपए, और ईयर 5 का प्रॉफिट है आपका 10 करोड़ रुपए, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? आपका एनुअल प्रॉफिट कितना हुआ?
सर प्लीज रिपीट सर। आपका ईयर 1 पे प्रॉफिट है 2 करोड़ रुपए, ठीक है, और ईयर 5 पे आपका प्रॉफिट है 10 करोड़ रुपए, ठीक है। तो मुझे बताओ कि आपका ईयर मतलब आपका एनुअल प्रॉफिट कितना हुआ? चलो और आसान करता हूँ कैलकुलेशंस में। ईयर 1 का प्रॉफिट है आपका 2 करोड़ रुपए, ईयर ईयर 5 का प्रॉफिट है आपका 12 करोड़ रुपए, तो आपका एनुअल प्रॉफिट कितना हो गया? सर कैलकुलेट नहीं कर पा रही। अच्छा देखो सुन, ईयर 5 में आपका 12 करोड़ रुपए और ईयर 1 में आपका प्रॉफिट है 2 करोड़ रुपए, तो 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10 करोड़ रुपए। कितने साल हो गए? 5 साल। 5 डिवाइड बाय, तो एनुअल कंपाउंडेड ग्रोथ रेट मतलब आपका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है 20%। मतलब हर साल आपका जो प्रॉफिट है 20% से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आपका प्रॉफिट हर साल जो है वो 20% से ग्रोथ हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अब ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि पहले पहले साल पेशेंट्स आए आपके पास 200, ठीक है, और 5वें साल आपके पेशेंट्स आ रहे हैं 1200, तो आपकी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट क्या होगी? हर साल आपका जो है 20% से आपकी ग्रोथ हो रही है इन रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ पेशेंट्स। इस तरह से ग्रो कर रहे हैं। CAGR किसी भी चीज का निकाला जा सकता है, ठीक है, और CAGR इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक टू सी कि भाई कोई कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से और कितना ग्रो कर रही है, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से और कितना ग्रो कर रही है। ओके, इज दिस क्लियर विद बोथ ऑफ यू? यस सर। यस सर। चलिए, तो व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ कि भाई जीडीपी क्या होता है, हमने CAGR के बारे में पढ़ा, हमने आयुष्मान भारत के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा आयुष्मान भारत के बारे में पढ़ा, हमने सारे डिटेल्स इंश्योरेंस की समझी कैसे कैसे होता है, ठीक है, हमने और कुछ ये CAGR के बारे में पढ़ा, हमने डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में समझा, ठीक है। अब तक पढ़े हुए में आपको कोई डाउट है? नो सर। एनीथिंग जो कि तुम्हें नहीं समझ में आया हो? मैं एक्चुअली में इस वाले टॉपिक को डायरेक्टली पिकअप नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये भी टॉपिक जो है कम से कम 1-1.5 घंटा लेगा, और मैं ये चाह रहा हूँ कि इस टॉपिक को मैं 1 गो में ही खत्म करूँ, ठीक है। तो अ, अगर आपका कोई और डाउट है, मतलब नॉट रिलेटेड टू दिस, अगर और भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी सो दैट वी कैन डिस्कस, ठीक है, और उसको मैं नेक्स्ट क्लास में शुरू कर लूंगा। हाँ जी बताइए। Any doubt which you have? चलो मैं एक काम करता हूँ, गिव यू 10 मिनट्स, आई गिव यू 10 मिनट्स, अपने जो भी डाउट है, कोई डाउट मतलब इन रिलेशन टू दिस करियर आल्सो, तो वी कैन डिस्कस, तो वी कैन हम 10 मिनट बाद में बात करते हैं, विल मीट एट 3:40, ओके? ओके सर। ओके।
Yeah, am I audible? Yes, am I audible? Vishakha, Divya, am I audible? Vishakha and Divya, am I audible? Shaka, Divya, am I audible? Yes, sir. Yeah. So do you have any query, any question with any regard so that I can help you with, or any doubt? last class से इस बारे में कुछ पूछना चाहते हो इस तरह की बात? बताइए प्लीज. Yes, please. सर इसमें इंश्योरेंस में कैसे मतलब जो गवर्नमेंट है वो क्या रोल करती है? सॉरी सर. ओके, इंश्योरेंस का कैसे चलता है, चलो मैं बता देता हूँ. आई थिंक आप लास्ट क्लास में थे नहीं, तो मैं दोबारा बता देता हूँ. इंश्योरेंस क्या होता है, टीपीए क्या होता है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्या हुआ कि एक पेशेंट था और एक हॉस्पिटल था, तो ठीक है. तो पेशेंट गया हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने के लिए. हॉस्पिटल ने उसका कहा कि मतलब ट्रीटमेंट का खर्चा दे दो, पैसे दे दो. तो उसने अपनी जेब से निकाल के पैसे दे दिए. ठीक है. अब पेशेंट को लगा ऐसे मैं हर बार अगर खर्चा अपनी जेब से करूंगा तो मैं तो लूट जाऊंगा, मतलब खर्चा मैं कैसे करूंगा. और भी कई सारे खर्चे जाते हैं बीमार पड़ने के बाद में. ठीक है. तो क्या किया जाए, क्या किया जाए. तो एक आदमी आया जिसका नाम था इंश्योरेंस. इंश्योरेंस वाला आया और उसने उस पेशेंट को बोला कि भाई साहब एक काम करो, मैं और आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं. इंश्योरेंस और पेशेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है. यस सर. इंश्योरेंस और पेशेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं. और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत मैं अपना ट्रीटमेंट जो है मतलब जिस भी हॉस्पिटल में कराऊंगा आप उसका खर्चा दे देना. ठीक है. 5 लाख तक का अगर ट्रीटमेंट कराऊंगा 1 साल के अंदर में, तो आप उसका खर्चा दे देना. तो इंश्योरेंस वाला कहता है ठीक है. अब इंश्योरेंस वाला कहता है मेरा क्या फायदा है इस चीज में. तो वो कहता है कि मैं आपको एक प्रीमियम मतलब एक कुछ पैसे दूंगा, जैसे 10,000 रुपए दे दिए मैंने. अगर सपोज करो मैं बीमार नहीं पड़ा, 10,000 रुपए आपके. और अगर मैं बीमार पड़ गया और उसका खर्चा आया, तो खर्चा आप बियर करोगे 5 लाख तक का. ठीक है. तो वो इंश्योरेंस कंपनी बोलने लगी कि ठीक है कर लेते हैं. अब क्या हुआ कि इंश्योरेंस को लगा कि यार, इंश्योरेंस वाले को थोड़ा सा टेंशन में आ गया वो कि भाई मैंने इससे 10,000 रुपए ले लिया और अगर ये बाय द वे बीमार पड़ गया, बाय द वे अगर बीमार पड़ गया तो 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे. तो इंश्योरेंस कंपनी वाले को दिमाग में आया कि मैं ऐसे, और अगर मैं और 1,000 लोगों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लूं और उनसे 10,000 रुपए ले लूं, ठीक है, तो मैं 1 करोड़ रुपए बना लूंगा. अब 1,000 लोगों में प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग सिक तो वही 2-4-5% ही होगी. तो सभी बीमार थोड़ा पड़ जाएंगे. यस सर. तो 5% बीमार भी पड़ गए, मतलब 50 लोग बीमार पड़ गए. 50 लोगों का जो खर्चा होगा वो कितना होगा वो. ठीक है. चाहे 10-12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए हो जाए. लेकिन मैंने बनाए कितने रुपए, 1 करोड़ रुपए बनाए. ठीक है. और 1 करोड़ में से अगर 50 लाख खर्चा करें तो 50 लाख मेरा प्रॉफिट बन जाएगा. तो उसने कहा हाँ ठीक है हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. ऐसे उसको सबसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. ओके. अब क्या हुआ कि इंश्योरेंस कंपनी वाले को थोड़ा लालच आ गया. उसको लगा कि यार कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है, मतलब एक पेशेंट बीमार हुआ, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसने 10,000 का प्रीमियम पे किया हुआ था, इंश्योरेंस लिया हुआ था उसने. तो हॉस्पिटल वाले को बोला कि मैं इंश्योरेंस लिया हुआ है मैंने, आप मुझे बिल दो. तो वो पेशेंट जो है बिल भेजता था अपना इंश्योरेंस कंपनी को. इंश्योरेंस कंपनी वाला चेक करती थी बिल और उनका
टीपीए डिनाई कर देती थी, उनका उनका जो अप्रूवल है वो डिनाई कर देती थी, कहती थी भाई आपका आपका ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, तो वो डिनायल चलता था, उनका अप्रूवल नहीं आता था, उनका डिनाई हो जाता था। और इवेंचुअली क्या होता था, इससे पेशेंट को ही वो खर्चा बेयर करना पड़ता था। ओके तो क्या हुआ, इससे कोई नाराज हो गया, इसके मतलब सरकार को लगा कि यार ये तो धोखाधड़ी हो रही है, ये तो पेशेंट जो है ये तो मतलब धोखाधड़ी कर रहे हैं, ये तो इस तरह से उन्होंने बेचारे ने ट्रीटमेंट भी किया, इंश्योरेंस पॉलिसी भी करी थी, ठीक है, लेकिन फिर भी इनको पैसा तो दे नहीं रहे, रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई 1999 में जिसका नाम था IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब क्या था कि अब ये IRDA जो है सब इंश्योरेंस कंपनी को देख मतलब उसका मॉनिटरिंग करती थी कि भाई कोई ऐसा ना हो कि फालतू में क्लेम को रिजेक्ट कर देना होता है, ठीक है। फिर IRDA के दिमाग में आया कि यार अगर वो कंपनी जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है वही कंपनी को अगर क्या है अप्रूवल देना है, ठीक है, तो वो तो अधिकतर चांसेस यही है कि वो रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि अगर वो अप्रूव कर देगी बिल को तो या उसका खर्चा उस कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो उनके दिमाग में आया कि हम एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ठीक है, बनवाते हैं जिसका नाम है वो TPA। वो क्या करेगी कि हॉस्पिटल जो पेशेंट अगर किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो अब बिल जो है इंश्योरेंस कंपनी को ना भेजकर उस TPA कंपनी को भेजा जाए, TPA इंश्योरेंस TPA वाले को भेजा जाए, ठीक है, जो कि उस आपके बिल को और आपकी पॉलिसी को पढ़ के ये बताएं कि ये क्लेम जो है अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ, ठीक है। और वो TPA जो है अगर उसने अप्रूव कर दिया तो फिर क्या है कि जो पेशेंट है मतलब अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया तो पेशेंट का बिल कौन पे करेगा, इंश्योरेंस कंपनी। पेशेंट का, हाँ, इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ेगा, वो अप्रूवल या डिनायल दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया टीपीए कंपनी ऐसे आ गई। अभी तक प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि भाई इंश्योरेंस खरीदा तो पेशेंट ने हुआ है, अब सारे बिल जो है इकट्ठा कर करा के सारे कागजात जो है इकट्ठा कर करा के भेजना किसको पड़ता था, पेशेंट को भेजना पड़ता था, ठीक है। अब ये पेशेंट के लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम वाली चीज हो गई, ठीक है, कि इतने सारे कागज इकट्ठे करे उसको पता भी नहीं था, ढंग से पता भी नहीं चलता था। तो हॉस्पिटल ने एक फैसिलिटी चला दी TPA हेल्प डेस्क, कि भैया अगर आपका इंश्योरेंस है तो आप यहाँ पे आके बता दीजिए, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बिहाफ पे हम भेजेंगे और हम ही उनसे अप्रूवल के लिए बार बार बात करेंगे, ठीक है। आप बस अपने कागजात जमा करा दीजिए, यहाँ साइन कर दीजिए, ठीक है। ऐसे डेवलप हुआ हमारा TPA हेल्प डेस्क। दिस इज हाउ द होल नेक्सस ऑफ इंश्योरेंस वर्क्स। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? यस सर। कोई डाउट यहाँ पर इंश्योरेंस का? नो सर। ठीक है, चलो ठीक है फिर। आई थिंक वी कैन कंक्लूड अवर क्लास नेक्स्ट संडे तो विल सी दैट हम कब मिल सकते हैं, नेक्स्ट जो है हम वीक में हम मिलते हैं, ठीक है। ओके सर। कोई अगर और डाउट हो तो बता दीजिएगा मेरे को, ठीक है। ओके सर। ओके, टेक केयर, थैंक यू।